तो मुझे बताओ जरा, लास्ट में कुछ याद है? मतलब 8-10 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो इसी के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था इस साल। तो अब आप मुझे बताओ, उस टॉपिक में किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए अब आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से हमने 2 डायग्राम देखे थे, बहुत स्पीड में मैं आपको जल्दी से एक बार बता दे रहा हूं जिससे आपकी एक लिंक बन जाए। इस तरीके से हमने क्या बनाया था, यूट्रस बनाया था, समझ में आ गया, याद आ रहा है? याद है? इस तरीके से हमने बनाया था। ये कौन सा है, ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस को आप मुझे बताओ, हमने 2 फेज में डिवाइड किया था, समझ में आ गया? कितने फेज में डिवाइड किया था, यहां पर 2 फेज में। पहला फेज कौन सा था, प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरा फेज आप मुझे बताइए जरा, कौन सा फेज था, सिक्रीटरी फेज। और तीसरा फेज कौन सा था, ब्लीडिंग फेज। कौन सा फेज था आप मुझे बताओ जरा, ब्लीडिंग फेज। सभी को क्लियर है? पहला कौन सा था, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, यहां पर ये जो एंडोमेट्रियम है, इसकी ये जो लाइंस है, ये जो सेल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ गया? क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना था, अब एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना हुआ, फिर एस्ट्रोजन का अमाउंट इतना हुआ। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो यहां पर इतना था, फिर यहां पर इतना हो गया, फिर यहां पर और ज्यादा हो गया। तो आप देखिए जरा, ये क्या है, फेज वाइज फेज है कि अर्ली स्टेज में बिल्कुल पतला, फिर और ज्यादा सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, फिर और ज्यादा सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। समझ में आया? फिर आप मुझे बताइए, फिर हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये काम किसने किया था, मुझे बताओ, एस्ट्रोजन ने। किसने किया था, एस्ट्रोजन ने। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, सॉरी सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और दूसरा काम क्या हो जाता है, इसमें न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है, इसमें न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स बन जाती है। ये याद है या भूल गए, जल्दी से बताओ, ये याद है सभी को या भूल गए? याद है सभी को? क्लियर हो गया? ये फंक्शन किसका था, आप मुझे बताओ जरा, एस्ट्रोजन का। ये फंक्शन किसका था, आप मुझे बताओ जरा, प्रोजेस्टेरॉन का। किसका फंक्शन था, प्रोजेस्टेरॉन का। क्लियर हो गया? और हमेशा तो इनका अमाउंट इतना नहीं रहेगा, धीरे 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 फिर कम होता जाएगा, और जब धीरे 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 कम होगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक होने लगेगी, न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स खराब हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है, शेड होके बाहर आएगी। क्या होगी, आप मुझे बताओ जरा, शेड होके बाहर आएगी, मतलब टूट के बाहर आएगी। और जब ये टूट के बाहर आएगी तो क्या होगा, आप मुझे बताओ, ब्लीडिंग भी होगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेस। क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेस। सो दिस इज यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हार्मोन्स के ऊपर। इन हार्मोन्स को रिलीज कौन कर रहा है, ओवेरी। तो इसका मतलब ओवेरियन साइकिल का असर किसके ऊपर होगा, वो देखो ध्यान से समझना। यहां पर हम बात कर रहे हैं, मान लो ये हाइपोथैलेमस है। क्लियर है? ये क्या है, आप मुझे बताओ, पिट्यूटरी। क्या है ये, पिट्यूटरी। अब आप मुझे बताइए जरा, पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, FSH एंड LH। क्या रिलीज करेगी, FSH एंड LH। सभी को मालूम है? क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इसका असर किसके ऊपर होगा, ओवेरी के ऊपर। किसके ऊपर असर होगा, ओवेरी के ऊपर। ओवेरी आप मुझे बताओ क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन, और बाद में ओव्यूलेशन के बाद क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया? एस्ट्रोजन रिलीज करेगी और क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? अरे याद है ना, फॉलिकल धीरे 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 ग्रो करता था। पहले प्राइमरी फॉलिकल था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल था, फिर टर्शियरी फॉलिकल था, फिर ग्राफियन फॉलिकल था। याद आ रहा है? और फिर आप मुझे बताओ, कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता था, एंड कॉर्पस लूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिगेंस। देखो मैंने आपसे बोला था डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, इस साल भी नीट में यहां से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया था। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? अब इसमें 2 हार्मोन रिलीज हुए, इनकी वजह से ये हार्मोन रिलीज हुए। समझ में आ गया? इनकी वजह से ये हार्मोन रिलीज हुए, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा प्रोलिफरेटिव फेज, इसकी वजह से कौन सा होगा, सिक्रीटरी फेज। कौन सा फेज होगा, सिक्रीटरी फेज। ये सभी को क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया? चलो मैं आपको हाँ, एक बात और, केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं,
तो बिल्कुल एक भी क्लास मिस मत करना। चलिए, तो यहां पर हम बनाते हैं, इस तरीके से मैं बना रहा हूं। क्लियर है? यहां पर मैं देख रहा हूं किसमें चेंजेस, ओवेरी में चेंजेस, चेंजेस इन ओवेरी। किसके अंदर चेंजेस देख रहे हैं यहां पर हम? ओवेरी के अंदर। यहां पर आप मुझे बताइए हम किसके अंदर चेंजेस देखेंगे? हम देखेंगे किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। थोड़ा ध्यान से समझना, किसके अंदर देखेंगे? यूट्रस के अंदर। किसके अंदर चेंजेस देखेंगे? यूट्रस के अंदर। यहां ओवेरी के अंदर, यहां पर यूट्रस के अंदर। क्लियर हो गया? चलो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप याद करो क्या था? प्राइमरी oocyte। याद आ रहा है क्या था? प्राइमरी oocyte। याद है ना? प्राइमरी oocyte में क्या हुआ था? आप मुझे बताओ। मियोसिस। मियोसिस क्या हो गई थी? अरेस्ट। M1 क्या हो गई थी? आप मुझे बताओ जरा। अरेस्ट। याद है ना? क्या हो गई थी? अरेस्ट। दिखाई दे रहा है सभी को? जब ये अरेस्ट हो जाएगी तो अभी भी ये क्या होगा? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, आप मुझे बताओ यहां से क्या बन गया था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बन गया था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से आप मुझे बताओ क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल। अरे भैया याद है या भूल गए? क्या बना था आप मुझे बताओ? प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बना था? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से फिर क्या बना था? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से फिर क्या बना था? आप मुझे बताओ जरा। ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के बाद, ये सभी को याद है या भूल गए? भैया पूरे चैप्टर की जान यही है, पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यदि आपको ये नहीं आता तो आगे का आपको कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ जरा, ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो गया था? ओव्यूलेशन। क्या हुआ था यहां पर? ओव्यूलेशन। याद है ना? क्या हो गया था? ओव्यूलेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या होता था? ये कौन से डे पे आता था? ये आता था 14th डे पर। क्लियर है? यहां पर हम कितने की बात करते हैं? कौन सा डे है ये? 14th डे। कैसे डे काउंट करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। 14th डे क्या हो गया यहां पर? आप मुझे बताओ क्या निकल जाएगा? सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता था आप मुझे बताओ जरा? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? यहां पर कॉर्पस लूटियम में। क्या रहता था? कॉर्पस लूटियम। क्या रहता था? कॉर्पस लूटियम। और अल्टीमेटली ये डिजनरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता था? कॉर्पस एल्बिकेंसी। सब मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यदि भूल गए हो तो पूछ लेना कि सर बिल्कुल भूल गए। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? फटाफट बताओ। प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 अरेस्ट हो गई। यहां पर आप मुझे बताओ प्राइमरी oocyte रहा। फिर क्या बन जाएगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। और इसी समय आपको मालूम है ना, 14th डे पे जब ये ओव्यूलेशन होता है तो आप सभी को मालूम है इसके जस्ट पहले क्या हो जाती थी? मियोसिस 1 कंप्लीट। याद है ना? यहां पर क्या हो जाती थी? मियोसिस 1 कंप्लीट। याद है या भूल गए? जल्दी से बताओ क्या हो जाती थी यहां पर? मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती थी इस जगह पर। मियोसिस 1 कंप्लीट। याद है क्या हो जाती थी यहां पर? मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती थी। क्लियर हुआ सभी को? अब चलो हम उसके हार्मोन देखते हैं, पिट्यूटरी के। किसके हार्मोन देखते हैं? पिट्यूटरी के। आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन प्रेजेंट है? FSH। कौन प्रेजेंट है? FSH। अरे यदि भूल गए हो तो बता देना। क्लियर है? सबसे पहले कौन प्रेजेंट है? FSH। FSH इसके ऊपर असर करना चाहता है? नहीं होगा क्योंकि रिसेप्टर नहीं है। FSH इसके ऊपर भी असर करना चाहता है? नहीं होगा क्योंकि इसके पास रिसेप्टर नहीं है। अब जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं। क्या है? इसके पास रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही आप मुझे बताइए इसमें कन्वर्ट होगा, यहां पर क्या रिलीज होगा? इसकी वजह से आप मुझे बताओ क्या रिलीज होगा? इतू सा थोड़ा सा एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होगा? आप मुझे बताओ जरा। थोड़ा सा एस्ट्रोजन। क्या रिलीज हुआ? आप मुझे बताओ। थोड़ा सा एस्ट्रोजन। और ये थोड़ा सा एस्ट्रोजन क्या करता था? आप मुझे बताओ जरा। ये नेगेटिव फीडबैक करता था किसके ऊपर? FSH के ऊपर। क्लियर है? क्वेश्चन भी हार्मोन के ऊपर आया था। क्लियर है? तो यदि भूल चुके हो तो पूछ लेना। तो ये देखो थोड़ा सा एस्ट्रोजन, जैसे ही थोड़ा सा एस्ट्रोजन आया, ये क्या करा देगा? FSH के सिक्रीशन को बंद करा देगा। इसका मतलब अब यहां से जो ग्रोथ होगी वो अपने आप ग्रोथ होगी। कौन ग्रोथ कराएगा? एस्ट्रोजन। तो देखो जरा, यहां पर एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। यहां पर एस्ट्रोजन का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया।
क्लियर है? तो आप मुझे बताओ इस बढ़े हुए, देखो यहां पर एस्ट्रोजन इतू सा है, बिल्कुल जरा सा है, यहां पर एस्ट्रोजन इतना सारा हो गया। जब थोड़ा सा एस्ट्रोजन था तो नेगेटिव फीडबैक से इसको बंद करा रहा था, क्लियर है? लेकिन एस्ट्रोजन जब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक कराएगा। और पॉजिटिव कौन सा इफेक्ट कराएगा? पॉजिटिव। देखो जब थोड़ा सा है तो बंद करा दिया, बहुत सारा है तो सीक्रेट करा दिया। क्या सीक्रेट करा देगा आप मुझे बताओ जरा? FSH एंड LH। क्या रिलीज करा देगा? FSH एंड LH। ये LH क्या करेगा? पहला मियोसिस 1 कंप्लीट कराएगा, दूसरा काम क्या कराएगा? ओव्यूलेशन। क्या कराएगा? ओव्यूलेशन। इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले आप मुझे बताइए, इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुआ? प्राइमरी oocyte, मियोसिस अटक गई, अभी भी प्राइमरी oocyte है, किस में अटक जाता था? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 की किस में? डिप्लोटीन में। क्लियर है? फिर आप मुझे बताइए, इसके चारों तरफ सेल आ जाते थे, याद है? फ्लैट से पहले फ्लैट सेल आ जाते थे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर क्यूबॉइडल सेल आ जाते थे, प्राइमरी फॉलिकल, फिर आप मुझे बताओ एक और लेयर आ जाती थी, थीका। क्लियर है? दो तरह के सेल आते थे, थीका इंटरना एक्सटर्ना और अंदर ग्रैन्युलोसा सेल। उसके बाद मुझे बताओ टर्शरी में एंट्रम आ जाता था, फिर यहां पर ग्राफियन फॉलिकल में याद है ना जोना पेलुसिडा आ जाती थी। अरे भैया यदि भूल गए हो तो बता देना वरना आगे कुछ नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? तो अब देखो जरा यहां पर कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे बताओ इस LH को और FSH को रिलीज कराने का काम किसने किया? इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। समझ में आ गया? देखो जरा यहां पर क्या हुआ, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक ऑन गोनेडोट्रोफिन्स। इनको हम गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं ना, गोनेडो मतलब गोनेट्स और ट्रोफिन मतलब इफेक्ट, जो गोनेट्स पे इफेक्ट करते हैं उनको गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या कर रहा है? देखो जरा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्या कर रहा है आप मुझे बताइए जरा? नेगेटिव फीडबैक ऑन गोनेडोट्रोफिन्स। क्लियर है? क्या कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक गोनेडोट्रोफिन। यहां पर आप देखो जरा, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्या कर रहा है आप मुझे बताओ? पॉजिटिव फीडबैक। क्या कर रहा है? पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ था, यहां से क्या हुआ था? एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ था। अब आप मुझे बताओ, यहां तो हम दो ही फेज बोलते हैं, जहां पर केवल फॉलिकल ग्रो कर रहा है, फॉलिकुलर फेज, इसके बाद कॉर्पस लुटियम है, ल्यूटियल फेज। याद है? भूल गए? यहां तक क्या है आप मुझे बताओ? फॉलिकुलर फेज। यहां पर क्या है? ल्यूटियल फेज। यहां पर क्या है? फॉलिकुलर फेज। यहां पर क्या है? ल्यूटियल फेज। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाक से बताओ। यहां पर कौन सा फेज है? बताओ जरा, कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। और यहां पर कौन सा है? ल्यूटियल फेज। क्लियर है? यहां पर फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है तो इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, उसको हम कौन सा फेज बोल देंगे? ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज बोल देंगे? ल्यूटियल फेज। हो गया? अब देखो यहां पर एस्ट्रोजन आया था, एस्ट्रोजन देखो धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। तो आप देखो जरा, सेल का नंबर भी पहले मान लो इतना था। क्लियर है? ये हम यूट्रस की बात कर रहे हैं। मान लो पहले सेल का नंबर कितना था? इतना था। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो देखो जरा इस तरीके से इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? सेल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए जरा यहां पर क्या होता जा रहा है? सेल का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इसको हम कौन सा फेज बोलेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों? क्योंकि यहां पर एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आप मुझे बताइए? यहां पर एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है। सो दिस फेज इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। ये कौन सा फेज कहला रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए जरा? ये कौन सा फेज कहलाएगा? यहां पर प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज कहलाएगा? प्रोलिफरेटिव फेज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कौन सा फेज कहलाएगा? प्रोलिफरेटिव फेज। आपको मालूम है यहां से लेके यहां तक अभी कौन सा फेज था? आप जानते हो फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो इसको हमने कौन सा फेज बोला? फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज बोला था? फॉलिकुलर फेज। क्लियर है? यहां से यहां तक। इसके बाद कौन सा है? ल्यूटियल फेज।
कौन सा फेज है आप मुझे बताओ जरा, ल्यूटियल फेज। तो ओवेरी के अंदर 2 फेज होते हैं, यूट्रस के अंदर 3 फेज होते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से यहां पर क्या हो गया, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो गया। भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए जरा, अब नेक्स्ट में क्या होगा, कॉर्पस लूटियम। यहां पर जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनी, ये क्या सीक्रेट करती है आप जानते हो, प्रोजेस्ट्रॉन। क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्ट्रॉन। समझ में आ गया, प्रोजेस्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। तो अब देखो जरा, यहां पर इसका काम है बनी हुई एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। क्या करना, मेंटेन करना। यहां पर डिक्लाइन हो रहा है तो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। क्लियर है? यहां पर क्या करना है, इसको मेंटेन करना। ये देखो जरा, क्लियर है? ये इसके सेल बने हुए हैं, यहां तक धीरे धीरे ग्रो कर चुके हैं, बने हुए हैं। क्लियर है? ये देखो यहां पर, ये देखो यहां से यहां तक एस्ट्रोजन का काम था। अब किसका काम है, प्रोजेस्ट्रॉन का। ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। क्या कर देगा, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। और क्या काम कर देगा आप मुझे बताओ जरा, न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करा देगा। किसका फॉर्मेशन करा देगा, न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करा देगा। समझ में आ गया, किसका फॉर्मेशन करा देगा, न्यूट्रिटिव ग्लैंड का। लेकिन आप देखो जरा, अब कॉर्पस लूटियम एक लेवल के बाद तो रप्चर होने लगेगा, डिजनरेट होने लगेगा, इसको हम कॉर्पस एल्बिगेंस बोलते हैं। ये जो कॉर्पस एल्बिगेंस है, मतलब ये देखो, इसको रिलीज कौन कर रहा था, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कौन कर रहा था, कॉर्पस लूटियम। अब जब कॉर्पस लूटियम टूटने लगेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट भी कम होने लगेगा। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होने लगेगा तो ब्लड सप्लाई भी कम होने लगेगी। तो धीरे 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 यहां पर आप देखिए जरा, जो अभी एंडोमेट्रियम इतनी बनी हुई थी, ये एंडोमेट्रियम अब डिक्लाइन होने लगेगी। एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगी, डिक्लाइन। मतलब इसका जो नंबर है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम। समझ में आ गया, शेडिंग होने लगेगी। तो किसकी वजह से, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, शेडिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। इसको हम कौन सा फेज बोल देते हैं, ब्लीडिंग फेज। समझ में आ गया। और फर्स्ट डे, ब्लीडिंग की जो फर्स्ट डे होती है उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताइए जरा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप मुझे बताओ, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाक से बताओ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अक्षत कोई डाउट है, अमित, अयान, रानू, पल्लवी, कोई डाउट है तो पूछो। हो गया क्लियर, कर दूं क्लीन। 2-2.5 महीने का सिलेबस होता है 12th का, ज्यादा सिलेबस नहीं होता। समझ में आ गया, 12th में ऐसा कुछ होता नहीं है, शायद आपके बोर्ड के हिसाब से कम कर दिया है, बट नीट में कुछ भी कम नहीं है। और एक काम आप जरूर करना कि हर 2-3 दिन में आप एक वीडियो एनिमल डाइवर्सिटी का आप देखोगे। समझ में आ गया। अभी आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि एनिमल डाइवर्सिटी का आप कौन सा वीडियो देखोगे, आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखोगे। समझ में आ गया, हर 2 दिन में आपको एक वीडियो देखना है। क्लियर है? ये आप अभी से रूल बना लो, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी आखिरी में नहीं कर सकते। देखो मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, यदि आपने क्लास अटेंड करी है, मैंने केवल और केवल 2 क्वेश्चन कराए थे एनिमल डाइवर्सिटी के, एक लॉक्यूस्टा के ऊपर और एक साइक्लोस्टोमा के ऊपर। दोनों के दोनों क्वेश्चन आए एज इट इज, डेटा भी चेंज नहीं है। आप पेपर अभी भी ग्रुप पे पड़ा हुआ है, आप उठा के देख लो और मिला लो नीट के पेपर से। समझ में आ गया? तो इसीलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े। तो ये सभी को समझ में आया। चलो अब हम इसके हार्मोन देख लेते हैं, किस किस के। देखो यूट्रस तो कोई हार्मोन रिलीज करता नहीं है। हार्मोन रिलीज कौन करता है, ओवेरी और पिट्यूटरी। कौन रिलीज करता है, ओवेरी एंड पिट्यूटरी। हो गया।
चलिए अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा, अगेन हम यहां पर बना देते हैं 14th डे, 13 to 14, तो मत उठाओ ना सर। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वुमेन में ओवेरियन साइकिल एब्सेंट हो? हाँ हो सकता है, होता है ऐसा, समझ में आ गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस वर्ल्ड में हर चीज पॉसिबल है। 13 से 14th डे पे जो है, अब मुझे बताइए क्या होता है, यहां पर ओव्यूलेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ। चलो अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। यहां पर हम कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं? पिट्यूटरी। किसकी बात कर रहे हैं? पिट्यूटरी। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, यहां पर हम किसकी हार्मोन की बात कर रहे हैं? ओवेरियन। किसकी बात कर रहे हैं? ओवेरियन हार्मोन की। तो अब मुझे बताओ पिट्यूटरी के दो हार्मोन कौन कौन से हैं? एफएसएच एंड एलएच। सभी को समझ में आ गया कौन से होते हैं? एफएसएच एंड एलएच। अब आप देखो जरा, एफएसएच का अमाउंट इनिशियल में कैसा होता है? थोड़ा सा ज्यादा, याद है ना? तभी तो वो क्या कराता था, आप मुझे बताओ, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ, जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता था उसका अमाउंट क्या हो जाता था? कम। चलो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। पहले देखो जरा, लार्ज हेड है, क्लियर है? यहां पर मैंने बना दिया ऐसे लार्ज टोपी बना दी, क्लियर है? ये मैंने बना दिया लार्ज हेड। क्या बना दिया मैंने यहां पर? लार्ज हेड, बड़ी सी टोपी बना दी। लार्ज हेड किसका हो जाएगा? एलएच का। अब मैं बना रहा हूं स्मॉल हेड। क्या बना रहा हूं? स्मॉल हेड। इस टोपी के अंदर टोपी बना दी, समझ में आ गया? छोटी सी टोपी, ये क्लियर है? हमने बना दी इस तरीके से, ये मैंने बना दी। इसके अंदर क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा? छोटी सी टोपी। तो ये लार्ज हेड है, ये क्या है? स्मॉल हेड है। स्मॉल हेड किसका हो जाएगा? एफएसएच का। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप मुझे बताइए, लार्ज हेड और स्मॉल हेड को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जो लार्ज हेड है वो किसका है? एलएच का। जो स्मॉल हेड है वो किसका है? एफएसएच का। क्लियर हो गया? तो देखो पहले ये था, इसने क्या रिलीज कराया था? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज कराया था? एस्ट्रोजन। तो जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है, आप मुझे बताओ जरा, अब यहां पर आ जाओ, याद है ना इसने क्या कराया था? थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज कराया था। देखो फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। ये देखो हम बनाते जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बढ़ा था। क्लियर है? और इसके पीक पे पहुंचने से ये दोनों रिलीज हुए थे। अभी मैं आपको समझाता हूं, इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहां पर आप मुझे बताओ, ये कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो जरा, फॉलिकल की धीरे 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 क्या हो रही? ग्रोथ। ओवेरी में क्या हो रहा है आप मुझे बताओ? यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। तो फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है आप मुझे बताओ? एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। तो जब ये एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा तभी तो ये इसके ऊपर क्या करता था? याद है? भूल गए? पॉजिटिव फीडबैक करता था। क्लियर हो गया? यहां पर ये क्या करता था? नेगेटिव फीडबैक कर देता था, इसका अमाउंट कम कर देता था। हो गया पूरा क्लियर? अब यहां पर ये वाला पीक किसकी वजह से आ रहा है? यहां पर किसकी वजह से आ रहा है? डेवलप्ड फॉलिकल की वजह से। यहां पर ये पीक किसकी वजह से आ रहा है? डिजनरेटेड फॉलिकल की वजह से। देखो ये जो पीक है यहां पर, ये जो फर्स्ट पीक है, ये किसकी वजह से आ रहा है? डेवलप्ड फॉलिकल की वजह से। डेवलप्ड फॉलिकल की वजह से। और ये किसकी वजह से आ रहा है आप मुझे बताओ जरा? डिजनरेट। बोलते ना, कहावत है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो उसी तरीके से फॉलिकल पूरा डिजनरेट होने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज कर देता है, जो उसके अंदर भरा हुआ होता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हमने किसका बना लिया? एस्ट्रोजन का। क्लियर हो गया? किसका बना लिया इस तरीके से? एस्ट्रोजन का। हो गया पूरा क्लियर? अब हम बना रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता था? कॉर्पस लुटियम। कौन रिलीज करता था? कॉर्पस लुटियम। वो यहां आएगा ना, इसके बाद में कॉर्पस लुटियम। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट है ही नहीं, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट इस तरीके से है। खत्म काम। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा ना बेटा, तो आपको वो नहीं समझ में आ सकता, कॉन्ट्रासेप्टिव समझ में नहीं आ सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव पूरे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, पूरे के पूरे इसके ऊपर बेस्ड हैं। आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो।
कोई डाउट हो तो पूछो भैया, पूछो जल्दी से। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको समझ में नहीं आएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पूरे इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, सर यहां पर इसके बढ़ने से ये रिलीज हो रहा है, इसके बढ़ने से वापस ही क्यों नहीं पीक जा रहा। देखो जरा, ये एस्ट्रोजन बढ़ा था, इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन ने इसके ऊपर पिट्यूटरी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाला था। तो क्या रिलीज कराया था, LH एंड FSH ये रिलीज कराया था। यहां पर भी इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आखिर ये वापस क्यों LH और PH मतलब ऐसे क्यों नहीं जा रहा, क्यों इसको ऐसे रिलीज नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा, समझना जरा। देखो क्या होता है, यहां पर इनको रिलीज कराने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो यहां पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इतना नहीं बढ़ता कि वो सफिशिएंट हो कि इनको रिलीज करा सके। तो समझ में आया। तो फर्स्ट पीक जो है वही इनको रिलीज करा सकता है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। ये थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता, इसीलिए इसको रिलीज नहीं करा पाता। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। किसी को डाउट है तो पूछो। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसको आप देखो और पूछो। हार्मोन्स का आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, आप अलग अलग करके पढ़ोगे। लार्ज हेड LH का, स्मॉल हेड FSH का है। हो गया, कर दूं क्लीन। चलो अब हम देखते हैं एंड ऑफ ल्यूटियल फेज। ये देखो ल्यूटियल फेज यहां पर एंड हो रहा है। हम इसको देखते हैं कि ल्यूटियल फेज के एंड में क्या होता है। इस साल 2021 में यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। आप ड्रॉपर से पूछ लेना, आपकी जिससे भी बात हो। जिन जिन जगह पे मैंने नीट 2020 लिखवाया था, हर एक जगह से क्वेश्चन है। समझ में आ गया। मैंने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में केवल राइसिन को सर्कल कराया था, राइसिन के ऊपर से क्वेश्चन है। इस साल आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है, एंड ऑफ ल्यूटियल फेज। क्लियर है। तो एंड ऑफ ल्यूटियल फेज क्या है, देखो जरा। देखो अभी हमने देखा था हार्मोन का, हमने लेवल देखा था, याद आ रहा है। इस तरीके से था, ये FSH मैंने बनाया था, इस तरीके से था, याद आ रहा है। ये मैंने LH बनाया था, याद आ रहा है इस तरीके से। अभी हमने देखा था ना, ये लार्ज हेड किसका था, LH का, स्मॉल हेड किसका था, FSH का। क्लियर हो गया। अब आप देखो जरा, यहां तक आप मुझे बताओ जरा, कौन था, फॉलिकल प्रेजेंट था। यहां पर कौन प्रेजेंट था, फॉलिकल। इसके बाद कौन आ रहा था, आप मुझे बताओ, कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिजेनरेट। और डिजेनरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस में। ऐसा क्यों होता है वो समझिएगा। देखिए जरा, यहां पर आप देखिए कंसंट्रेशन क्या है, LH की, लो। क्या है यहां पर, लो। तो आप देखिए जरा, यहां पर मैं लिख सकता हूं लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH। क्लियर है। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, स्टार्ट डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो जैसे लो कंसंट्रेशन होगी LH की, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझिए। यदि कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट कब होगा, जब LH कम होगा। समझ में आ गया। कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट कब होगा, जब LH कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताओ। क्लियर हुआ तो यहां पर हम लिखें लो कंसंट्रेशन ऑफ LH इनिशिएट degeneration of
कॉर्पस लूटियम का डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम का डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम इससे क्या होगा? कॉर्पस लूटियम will convert into corpus albicans। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? आपने एल्बिनो लोग देखे, वो व्हाइट व्हाइट से होते हैं, तो देखो इसका नाम एल्बिकेंस। देखो इसका लूटियम इसलिए क्योंकि इसका कलर येलो होता है, इसका नाम एल्बिकेंस क्यों? क्योंकि इसका कलर व्हाइट होता है। तो इस कॉर्पस एल्बिकेंस का नाम क्या हो जाता है? व्हाइट बॉडी। क्या नाम हो जाता है? व्हाइट बॉडी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये पहला इफेक्ट हुआ। तो पहले इफेक्ट में किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी क्वेश्चन है तो पूछो। हो गया? तो यहां पर देखें दूसरा इसका वो देखें, देखो जरा कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो रहा है। तो कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता था? आप मुझे बताओ। प्रोजेस्टेरॉन। तो जब कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होगा, देखो कॉर्पस लूटियम का काम क्या था? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराना। अब जब कॉर्पस लूटियम टूटेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? जो काम कर रहा था वो टूट रहा है तो काम कम होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? इसकी वजह से क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। स्टिमुलेट शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होगी? शेडिंग। जैसे दीवार से पेंट उतरता है ना, वह उस तरीके से क्या होगा? एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगेगी। और साथ में ब्लड वेसल, भाई उसमें ब्लड सप्लाई होती थी, भूल तो नहीं गए? तो क्या आ जाएगा? ब्लीडिंग। तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्टार्ट ब्लीडिंग। तो ये आप मुझे बताओ क्या स्टार्ट हो गया? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा होने के लिए क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन ऑफ LH। क्लियर हो गया? तो कंसंट्रेशन ऑफ LH यदि कम हो जाएगा तो उसकी वजह से सारा काम हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा। अब समझो जरा प्रेगनेंसी को। मैंने क्या बोला? हर चीज केवल इसी पे डिपेंड है, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। प्रेगनेंसी इस पे डिपेंड है, प्रेगनेंसी को कैसे रोकना है वो इस पे डिपेंड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप देखो जरा, अब प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। समझ में आ गया? तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन कर रहा है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को मेंटेन कौन कर रहा है? LH। तो इसका मतलब यदि प्रेगनेंसी हो रही है तो LH का अमाउंट बना रहना चाहिए या LH का अमाउंट कम कर देना चाहिए? LH का अमाउंट बने रहने देना चाहिए। समझ में आ गया? देखो हमको क्या करना है? एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होने देनी। अब आप मुझे बताओ, बच्चा जो है कंसीव हो गया, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई तो वो तो बह जाएगा उसके साथ में, होगा कि नहीं? तो उसको रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या करें? हमको प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बराबर रखना है। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बराबर रखना है, इसका मतलब कॉर्पस लूटियम को टूटने नहीं देना। कॉर्पस लूटियम को टूटने कौन नहीं देगा? LH। तो इसकी लो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। समझ में आ गया? तो प्रेगनेंसी में यही होता है, इसकी कंसंट्रेशन लो नहीं हो पाती, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होती। पहले ये काम जो LH कर रहा है, बाद में यही काम कोई और करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाद में ये काम HCG करने लगता है, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो भाई।
हो गया क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं, आप मुझे बताओ जरा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? थर्टीन से 14 ईयर एज। ऑब्वियसली फीमेल में, मत पूछना सर मेल में कब स्टार्ट होती है। फिर आप मुझे बताओ लास्ट अप्रोक्सीमेटली आप मुझे बताइए जरा क्या होती है? 45 से लेके 50। क्लियर है? इसके बीच में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। तो आप मुझे बताओ इसको स्टार्टिंग को हम क्या बोल देते हैं? मीनार्च। और इसको हम क्या बोल देते हैं? रुक गया मतलब पॉज, मेनोपॉज। क्या बोल देते हैं? मेनोपॉज। पूरा क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस नाम ही मैंने, बाकी कुछ यहां पर लेना देना नहीं मैन का। फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। अब देखो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? उसकी होती है 21 डेज। यदि किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज की है या यूट्रस साइकिल, तो इसका मतलब वो बीमार नहीं है। और मैक्सिमम कितनी? 35 डेज। कितनी हो जाएगी? 35 डेज। इसके बीच में यदि है 21 डेज है नॉर्मल है, 30 डेज है नॉर्मल है, 35 डेज है नॉर्मल है। क्लियर हो गया? लेकिन यदि मान लीजिए इससे कम है, ये हमने बनाया, मान लीजिए इससे क्या है? कम है। क्लियर होगा? जैसे मान लो हम बोल रहे हैं 18th डेज, या फिर हम बात कर रहे हैं मान लो यहां पर ज्यादा है 45 डेज। तो अब आप देखो जरा, मान लो यहां पर हम बोल रहे हैं और कम कर लो, मान लो 15 डेज की बात करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो अब देखो जरा, पहले 1 मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी, लेकिन जब ये 15 डेज की हो गई तो पैथोलॉजी हो गई। 1 मंथ में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो जल्दी जल्दी हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है? जल्दी से बताओ। क्लियर है? जो आपके पास नोट्स मैंने भेजे थे ना उसमें ये मिस्टेक है, आगे पीछे हो गया था। क्लियर है? तो आप देखो जरा, यदि 15 डेज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीमेनोरिया। क्लियर है? यहां पर आप मुझे बताओ कम हो रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ओलिगोमेनोरिया। क्लियर हो गया? तो आपको सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, कोई डाउट है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कर दो इसको क्लीन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब हम देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉर्मोन्स ऑफ ओवेरी, और आगे हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। हॉर्मोन्स ऑफ ओवेरी एंड प्लेसेंटा। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हॉर्मोन्स ऑफ ओवेरी एंड प्लेसेंटा। क्लियर है सभी को? अब देखो, ओवेरी, ओवेरी को याद रखने का सिंपल सा निमोनिक्स है राइप। क्या हो जाएगा? राइप। कितना आसान है, आप देखो जरा, RIPE याद रहेगा। तो ओवेरी कितने हार्मोन रिलीज करती है? 4। कौन से? राइप। R से क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। क्लियर है? I से क्या हो जाएगा? इनहिबिन। क्या हो जाएगा? इनहिबिन। P से आप जानते हो प्रोजेस्टेरॉन, E से क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया? रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। रिलैक्सिन कब रिलीज होता है? लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? किस लिए? जिससे कि पूरा मसल क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए, तो बेबी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ।
इनिबिन क्या करता है अभी मैं आपको आगे बताता हूं। क्लियर है? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के फंक्शन आपको मालूम है। अब हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा। तो देखो जरा, प्लेसेंटा में आप जरा ध्यान दीजिए, दो हार्मोन तो कॉमन होंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया? दो हार्मोन तो क्या होंगे? कॉमन। एक क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। एक होगा HCG। क्या होगा? HCG, इट इज अ प्रेगनेंसी मार्कर। समझ में आ गया? ये क्या होता है? प्रेगनेंसी मार्कर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं HPL। किसकी बात कर रहे हैं? HPL। एक होता है HCG, एक हो जाता है HPL। क्लियर है? देखो अब फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका जो फंक्शन है HCG, पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, ह्यूमन कोरियोनो। आपको आगे समझ में आएगा कोरियोनो इसको क्यों बोल रहे हैं। ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रॉफिन। ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रॉफिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या नाम हो जाएगा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब समझना जरा, इसके जो फंक्शन होते हैं सिमिलर टू LH। मतलब ये क्या करेगा? प्रिवेंट डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। याद करो LH का काम क्या था? कॉर्पस लूटियम को टूटने से बचाना। तो यहां पर ये क्या करेगा? प्रिवेंट डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। सभी को क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही तुषार, क्लियर है। HCG, यूरिन में HCG का अमाउंट यदि है, यदि इस हार्मोन का अमाउंट यूरिन में यदि मिल जाता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। जो प्रेगनेंसी किट होती है वो इसी HCG को, एक मिनट ठीक आते आते रुक गई। तो ये HCG जो होता है, अरे यार, तो जो किट होती है ना, प्रेगनेंसी किट होती है, उसमें इसी का पता चलता है। समझ में आ गया? HCG का पता चलता है। ये है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो देखो लैक्टोजन वर्ड आ रहा है, लैक्टोजन मतलब मिल्क से जुड़ा हुआ। तो ये ग्रोथ कराता है मेमोरी ग्लैंड की। किसकी ग्रोथ कराता है? मेमोरी ग्लैंड की। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। और कोई डाउट हो तो पूछो। ये क्या कराएगा? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या कराएगा? आप मुझे बताओ। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसका एक और नाम होता है जो आपको टेस्ट में मिलेगा। समझ में आ गया? चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको ये मिलेगा। क्लियर है? इसका एक और नाम होता है HPL का। तो ये क्लियर हुआ? तो बताओ मुझे, ओवेरी कितने हार्मोन रिलीज करेगी? 4, RIPE। क्लियर है? रिलैक्सिन, इनिबिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा कितने हार्मोन रिलीज करेगा? 4, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। HCG जो है इसके फंक्शन किसके सिमिलर होंगे? LH के। प्लेसेंटल लैक्टोजन के काम क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड को, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आगे जाके आप मुझे बताओ, जो चाइल्ड है वो क्या करेगा? फीडिंग करेगा, तो इसलिए इसकी ग्रोथ होती है। हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और कोई डाउट है तो पूछो। हो गया? कर दूं क्लीन? पांच मिनट में जितना भी हमने पढ़ा है आप लोग पहले रिवाइज करो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं किसके बारे में? ल्यूटिन सेल के बारे में। क्लियर है? जल्दी से आप लोग पढ़ो।
हो गया। चलो अब देखो, अब हम थोड़ा सा इनिबिन के बारे में देखते हैं। तो देखो जरा, इनिबिन कौन रिलीज करता है, क्लियर है। तो देखो हम यहां पर देखते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद, आप समझना जरा, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है आपको मालूम है, ये अभी हमने देखा था। देखिए जरा, आपको याद है इस तरीके से हमने बनाया था। क्या था ये, थिका एक्सटर्ना। इसके बाद अंदर वाली जो लेयर थी वो क्या थी, थिका इंटरना। ये आप मुझे बताओ कौन सी लेयर थी, थिका इंटरना। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो आप मुझे बताओ इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, ये बाहर आ जाता है इस तरीके से, याद है भूल गए, ये हमने बनाया था सेकेंडरी oocyte, क्लियर है। इस सेकेंडरी oocyte के साथ में और क्या प्रेजेंट होती थी, पोलर बॉडी। इन सभी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता था, जोना पेल्यूसिडा, भूल तो नहीं गए। जोना पेल्यूसिडा के बाद फिर क्या होते थे, टाइटली अटैच ग्रेन्युलोसा सेल होते थे, जिसको हमने क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा। क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा। तो जब ओव्यूलेशन हो गया, इस ओव्यूलेशन होने के बाद आप देखो जरा, ये जो यहां पर थिका इंटरना है, क्या है आप मुझे बताओ जरा, थिका इंटरना। आफ्टर ओव्यूलेशन, थिका इंटरना विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ल्यूटिन सेल में। देखो ल्यूटिन का मतलब होता है येलो, क्या हो जाता है, येलो, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं येलो बॉडी। क्या बोल देते हैं, येलो बॉडी। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विल कन्वर्ट इनटू ल्यूटिन, क्लियर है। और ये जो ल्यूटिन है, नाउ दिस ल्यूटिन विल स्टार्ट सीक्रेटिंग 2 हॉर्मोन्स, क्लियर है। ये ल्यूटिन 2 हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिन क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर हो गया। प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है। दूसरा आप मुझे बताइए, देखो यदि प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होता जाएगा। दूसरा ये क्या करता है, इनहिबिन। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि सर ओव्यूलेशन के बाद में FSH और LH का अमाउंट क्यों कम होता जा रहा है। देखो जरा, उसको कम कौन करता है, इनहिबिन। कैसे आप मुझे बताओ, ये करेगा नेगेटिव फीडबैक। कैसा करेगा, नेगेटिव फीडबैक, क्लियर है। इस नेगेटिव फीडबैक से किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा आप मुझे बताओ जरा, FSH एंड LH। अब आप जरा देखो, अब डायग्राम देखो, जो हमने हार्मोन वाला डायग्राम देखा था कि ओव्यूलेशन के बाद अब देखिए एकदम से FSH और LH का अमाउंट क्या होता जा रहा है, इस तरीके से कम होता जा रहा है। और जब बिल्कुल कम हो जाएगा तब एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए, शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इनहिबिन का काम क्या है, आप मुझे बताओ, नेगेटिव फीडबैक करना। 2021 समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन आपको इनहिबिन से क्वेश्चन मिलेगा, आप कॉपी खोल के देख लेना, आपके पास नोट्स भी यदि हो तो जहां जहां मैंने 2020 लिखा है और पेपर उठा के देख लो, आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लियर है। इस साल यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बताओ। किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, कर दूं इसको क्लीन। एक चीज याद रखना, ये जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं आप लिख जरूर लिया करो, नहीं लिखोगे आगे दौड़ पीछे छोड़, कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं बनेगा, ये याद रखना आप, क्लियर है। चलो अब हम इनहिबिन के बारे में अलग से लिख लेते हैं। इनहिबिन मेल में भी सीक्रेट होता है, फीमेल में भी सीक्रेट होता है। इनहिबिन नाम ही बता रहा है, इनहिबिट करने वाला हार्मोन इन मेल्स। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इन फीमेल्स, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए जरा, मेल में कौन रिलीज करता है, बताइए जरा। इन मेल्स सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल। कौन सीक्रेट करेगा, सर्टोली सेल।
समझ में आ गया? कौन सीक्रेट करेगा आप मुझे बताइए जरा? सर्टोली सेल। क्लियर हो गया? अगेन इसका फंक्शन क्या है? नेगेटिव फीडबैक। बताइए, नेगेटिव फीडबैक ऑन गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन का मतलब FSH एंड LH, ट्रॉफिक हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करती है। यहां पर आप मुझे बताओ, इन फीमेल्स सीक्रेटेड बाय ल्यूटिन सेल। काम बिल्कुल सेम। नेगेटिव फीडबैक से FSH और LH के सीक्रेशन को बंद कराएगा। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक काम करो, आप लोग जल्दी से, आपके पास जो नोट्स हैं, आप उस नोट से पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ो। आगे का पोर्शन पूरा उस पर डिपेंड है। तो पहले आप मुझे पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आप अच्छे से पढ़ो, और मैं भी यहां पर आपका वेट कर रहा हूं। आपको कोई डाउट आता है तो पूछो। क्यों हार्मोन बढ़ रहे हैं, क्यों हार्मोन कम हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, जो भी क्यों पूछ रहे हो ना, पूछ लो। क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना। जल्दी से आप लोग इसको रिवाइज करो, जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। कोई भी डाउट आए पूछिए। आगे आपको पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ना है। हर चीज़ इसी पर डिपेंड है। याद रखना, ये जो अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, हर चीज़ सारा इसके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? सर साइकिल के एंड में LH और FSH का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, फंस गए। ऐसा नहीं है। देखो जरा, FSH का अमाउंट जो है वो हमेशा, जैसे हम इस तरीके की बात करते हैं, केवल इनिशियल स्टेज में बस इससे ज़्यादा होता है।
समझ में आ गया। फिर ऐसे डिक्लाइन होता है और ऐसा आता है, क्लियर हो गया। और यहां पर इसका अमाउंट इस तरीके से बढ़ता है और फिर इस तरीके से आता है, क्लियर है। तो यहां पर अब दोनों का अमाउंट क्या हो रहा है, एक साथ डिक्लाइन हो रहा है। मान लो पहले इसका 5 था, इसका 10 था, तो इसका 4 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है, दोनों का डिक्लाइन हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? हो गया क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो। तो अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ होते हैं, क्या क्या होते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। ये हमने क्या बनाया, यूट्रस। क्या बनाया हमने, यूट्रस। पूरा क्लियर हुआ, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहां पर ट्यूब होती है, समझ में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब बोथ आर सेम। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अब आपको मालूम है कि यहां पर एक स्वेल पार्ट होता था, स्वेल पार्ट को हम क्या बोलते थे, एम्प्यूला। इस तरीके से याद है सभी को, भूल तो नहीं गए? ये हमने क्या बनाया था, फिम्ब्रिया। क्या बनाया था हमने, फिम्ब्रिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, अब मैं यहां पर बनाता हूं ओवेरी। क्या बना दी मैंने यहां पर, ओवेरी। मान लो इस तरीके से क्या बना दी, ओवेरी। क्लियर है? अब इस ओवेरी से आप देखना जरा, यहां पर आप मुझे बताओ क्या होगा इस तरीके से। ये क्या है आप मुझे बताओ, फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल है, कॉर्पस लूटियम। क्या है ये, कॉर्पस लूटियम। याद आ रहा है ना यहां पर, क्या है ये, कॉर्पस लूटियम। क्लियर हो गया? इस कॉर्पस लूटियम से क्या रिलीज हो जाता है, हम जानते हैं कि यहां से क्या रिलीज हो जाता है, ओवम। क्या रिलीज हो जाता है, ओवम। को किस स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। किस स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। इसके साथ में क्या होती है, एक पोलर बॉडी। और आप मुझे बताओ इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता था, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता था यहां पर जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होते थे, टाइटली अटैच ग्रेन्युलोसा सेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताइए जरा, क्या बोल देते हैं, जल्दी से बताइए, कोरोना रेडिएटा। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या रिलीज हो गया, यहां पर सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? अब आप देखना जरा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ध्यान से समझना, ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte इज नॉन मोटाइल। ये मोटाइल नहीं है, समझना इस बात को। ये खुद चल नहीं सकता, और जब खुद चल नहीं सकता तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहुंचाना यहां पर है, यहां पर हमको पहुंचाना है, तो हमको इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो देखो ये जो फिम्ब्रिया है, ये फिम्ब्रिया इस तरीके से स्वीपिंग मूवमेंट करती हैं। क्या करती है, स्वीपिंग मूवमेंट। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो इससे क्या निकल जाता है, ओवम निकल के बाहर आ जाता है, सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लो ये मेरी फिंगर्स है, तो ये फिंगर्स क्या है, मान लो फिम्ब्रिया। फिंगर जैसे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रिया। और इनमें आपको पता है हेयर जैसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, सिलिया। वो क्या कहलाते हैं, सिलिया। तो देखिए जरा, इसमें क्या निकले हुए होते हैं यहां पर, इस तरीके से क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, इसमें सिलिया। समझ में आ गया, क्या होते हैं यहां पर, सिलिया। सिलिया तो याद है ना भैया, भूल तो नहीं गए, फैलोपियन ट्यूब में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है ना।
क्लियर है। तो फिम्ब्रिया ने क्या किया, सबसे पहले स्वीपिंग मूवमेंट इस तरीके से, जैसे उसको बढ़िया से ऐसे झाड़ू लगाया, ये स्वीपिंग मूवमेंट। और देखिए जरा यहां पर पूरे में क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए जरा, सिलिया क्या प्रेजेंट है यहां पर, सिलिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रेजेंट है यहां पर अंदर की तरफ, आप मुझे बताइए, सिलिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां से यहां तक पहुंचाने का काम दो लोग कर रहे हैं। पहला फिम्ब्रिया, क्यों, यदि ये फिम्ब्रिया नहीं होगा ना तो ये टपक के नीचे चला जाएगा, समझ में आ गया, हो चुका फिर फर्टिलाइजेशन, कभी नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। तो पहला आप मुझे बताओ जरा, इसको यहां से यहां जाने में कौन मदद कर रहा है, पहला फिम्ब्रिया का स्वीपिंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, स्वीपिंग मूवमेंट। दूसरा सिलिया, ये सिलिया क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसकी वजह से भी आगे जा रहा है सिलिया का मूवमेंट, तो आप जानते हो। तीसरा पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस तो आप जानते हो ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता था कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन भी चलता रहता है, इसकी वजह से याद है ना, ये जैसे फूड आगे बढ़ता था ना, क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन होता था, फूड को आगे बढ़ाते थे, तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाना और फिर फर्टिलाइज्ड ओवम को यहां से यहां तक पहुंचाने में तीन लोग मदद कर रहे हैं, पहला फिम्ब्रिया, दूसरा सिलिया और तीसरा पेरिस्टालसिस। तीसरा कौन है, पेरिस्टालसिस। समझ में आया या नहीं आया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में तीन लोग मदद कर रहे हैं। सेकेंडरी oocyte ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, नॉन मोटाइल, इट इज नॉन मोटाइल। ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल। इसको ऊपर पहुंचाना है, तो ऊपर पहुंचाने में कितने लोग मदद करेंगे, पहला फिम्ब्रिया, क्लियर है, दूसरा सिलिया और तीसरा पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन फैलोपियन ट्यूब, समझ में आ गया, फिम्ब्रिया, सिलिया और पेरिस्टालसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब, दोनों एक ही बात है। एक बार एग्जामिनर ने यूटेराइन ट्यूब दे दिया था, बच्चे भूल के आ गए थे, छोड़ के आ गए थे, सर यूटेराइन ट्यूब एक नई सी ट्यूब कहां पर आ गई, कोई भी ट्यूब बोले वो फैलोपियन ट्यूब ही है, याद रखना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी को समझ में आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये यहां से यहां तक जाने के बाद फर्टिलाइजेशन इस जगह पर होगा, ये इसका डेस्टिनेशन है, समझ में आ गया। यहां पर ये केवल 24 घंटे रहता है, कितनी देर रहता है, केवल और केवल 24 घंटे रहता है, बस, समझ में आ गया। तो यहां पर ये स्पर्म का वेट कितना करेगा, आप मुझे बताओ जरा, थोड़ा सा वेट करेगा, कितना वेट करेगा, आप मुझे बताओ जरा, वेट ओनली फॉर कितना, 24 आवर्स, समझ में आ गया। इस 24 आवर्स में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कंसीव हो जाता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये तो हमने किसकी बात करी यहां पर, फीमेल वाले पोर्शन की। अब हम मेल वाले पोर्शन की बात करते हैं। इजैकुलेशन होता है इन वन इजैकुलेशन, देखो दिस इज वजाइनल पार्ट। जब इजैकुलेशन होता है तो आप मुझे बताओ जरा, इन वन इजैकुलेशन कितने स्पर्म रिलीज होते हैं। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मेल जो है वो क्या करेगा, यहां पर स्पर्म्स रिलीज कर देगा, समझ में आ गया, यहां पर क्या कर देगा, स्पर्म्स रिलीज कर देगा। इन वन इजैकुलेशन हाउ मेनी स्पर्म्स आर रिलीज्ड, कितने स्पर्म्स यहां पर रिलीज होंगे, बताइए जरा, कितने रिलीज होंगे, आप मुझे बताओ जरा, 200 to 500 मिलियन। इसका मतलब व्हेन टर्म्स टू स्पर्म काउंट एवरी मेल इज मिलियनर, समझ में आ गया, हर कोई करोड़पति अरबपति है। इन सिंगल इजैकुलेशन 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ये जो स्पर्म्स हैं जरा ध्यान से समझना, यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक 1 मिलियन में से एक पहुंचता है, समझ में आ गया, 1 मिलियन में से एक पहुंचता है, मतलब यहां तक कितना पहुंचेगा भाई, 200 मिलियन में से 1 मिलियन में एक पहुंच रहा है तो 200 मिलियन में 200 पहुंचेंगे, तो यहां तक 200 से लेके 500 स्पर्म्स ही बस पहुंचते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समझ में आ गया, इस कैविटी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई ना कोई कंडीशन होगी ना भाई, क्यों डिस्ट्रॉय हो गया, क्या क्राइटेरिया है, क्यों हटा दिया इनको, आखिर ऐसा क्यों, ऐसी नाइंसाफी क्यों इतने सारे स्पर्म्स के साथ में। तो यहां पर नाइंसाफी नहीं है, यहां पर एक्चुअली क्या किया जाता है, इनके साथ कंडीशनिंग, एक कंडीशन रख दी जाती है। जैसे मान लो आप डेट पे जा रहे हो,
मान लो आपके बाल में भी जैसे बैठे हुए हो यहाँ पर क्या बोलते हैं लॉकडाउन में, नहा भी नहीं रहे, कुछ नहीं, बालों में डैंड्रफ हो रहे हैं, ठीक है, जुए हो रहे हैं। अब मान लो आप बढ़िया से सीसीडी में गए, डेट पे गए और ऐसे मुंडी नीचे करी, 4 जुए टपक गए कॉफी के अंदर, कॉफी पीने गए थे। तो आप मुझे बताओ जरा क्या ऐसे में डेट पॉसिबल होगी? नहीं होगी। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए जरा, सबसे पहले क्या किया जाता है? कंडीशनिंग, मतलब हेड वॉशिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? हेड वॉशिंग, और वो यहीं पर होती है। सो कंडीशनिंग, देखिए जरा, यहां से यहां तक पहुंचने में फर्टिलाइजेशन होने से पहले 2 काम होते हैं। पहला काम होता है कंडीशनिंग और दूसरा काम होता है एक्रोसोम रिएक्शन। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक केवल कितने पहुंचेंगे? आप मुझे बताओ जरा, 200 to 500 ओनली। समझ में आ गया? कितने पहुंचेंगे? 200 to 500 ओनली। समझ में आया? तो यहां से यहां तक पहुंचने में आप मुझे बताइए जरा, सबसे पहला काम यहां पर क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा, कंडीशनिंग। और इस कंडीशनिंग को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेशन। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, दिस कैपेसिटेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड फीमेल और इनसाइड मेल। इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल। इसको हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेशन। क्या होता है कैपेसिटेशन में? जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। एंड सी फॉर कैपेसिटेशन, सी फॉर कोरोना रेडिएटा। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा है इसको केवल और केवल कौन क्रॉस कर पाते हैं? कैपेसिटेटेड स्पर्म। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेशन? कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, हम यहां पर क्या बोलेंगे? ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। आपको क्वेश्चन यहां से भी मिल सकता है, याद रखना, ये अलग पार्ट है। क्वेश्चन क्या आएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैपेसिटेशन। क्वेश्चन भी ऐसा आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैपेसिटेशन। क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आखिर इस कैपेसिटेशन में होता क्या है वो आप समझना। जैसे मान लो यहां पर हमने स्पर्म बनाया, ये उसका क्या हो गया? आप मुझे बताओ, एक्रोसोम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। यहां पर हमने उसका मिडिल पीस बना दिया, यहां पर हमने उसकी ये पूंछ बना दी। क्लियर हो गया? इसके ऊपर ये इसकी खोपड़ी हुई ना, हेड, इसके ऊपर क्या होता है? कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है। समझ में आ गया? जैसे हमारे सिर पर डैंड्रफ होता है ना, इसी तरीके पे यहां पर कुछ प्रोस्टैटिक प्रोटीन होते हैं। प्रोस्टेट से, क्योंकि आप प्रोस्टेट के सीक्रेशन होते हैं ना, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है? आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग। तो कैपेसिटेशन में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ, दिस इज हेड वॉशिंग, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम हटा देंगे। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। आया समझ में? तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, हेड वॉशिंग। किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। क्लियर है? और ऐसा होगा तब ये यहां तक पहुंचेंगे, अदरवाइज ये नहीं पहुंचेंगे। इस लेयर को ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कोरोना रेडिएटा को ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के पहले 2 चीजें होती हैं। पहला होता है कैपेसिटेशन और दूसरा होता है एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ।
हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कैपेसिटेशन आपको समझ में आ गया। रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन समझ में आ गया। कंडीशनिंग कहां पर होती है? कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन क्रॉस कोरोना रेडिएटा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? हो गया। चलो इसके बाद का एक्रोसोम रिएक्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो केमिस्ट्री की क्लास बढ़िया से अटेंड करते रहो, ठीक है? चलो ओके, गुड नाइट।